नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम भूगोल में द्वैतवाद या द्विभागीकरण है उसको पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में हमने जो 2 पॉइंट है उनका अध्ययन कर लिया था, सामान्य भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, सामान्य बनाम प्रादेशिक और भौतिक बनाम मानव भूगोल। आपने उन दोनों को अच्छे से पढ़ा होगा। इसी कड़ी में हम आगे जो ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल है, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर अपना एक जो लास्ट पार्ट है डिकोटोमी का वो रहेगा फंक्शनल और फॉर्मल जो अप्रोचेज हैं, रीजन्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ पढ़ा जाता था। पहले जो भूगोल है उसका खुद का कोई स्पेशल वो नहीं था, स्पेशल एक डिसिप्लिन में नहीं था, विशिष्ट कोटि का विज्ञान नहीं था, वो अन्य सामाजिक विज्ञान जो है उनके साथ में भूगोल को पढ़ा जाता था। तो भूगोल है वो उस पर इतिहास की भी ऐसे छवि या झलक दिखाई पड़ती थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कौन से भूगोल का अध्ययन करना, तो उसको ऐतिहासिक भूगोल कहा गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक भूगोल है वो किस प्रकार से वर्तमान में अगर हम किसी भी घटना का या विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऐतिहासिक भूगोल है वो किस प्रकार से सहायक है, उसका हम इस चैप्टर में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो हम द्वैतवाद या द्विभागीकरण पढ़ रहे हैं इसमें किन किन विद्वानों ने काम किया है। तो इसमें पढ़ते हैं हम कि हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ये हेरोडोटस के विचार हैं। ये हमने उस टाइम हेरोडोटस के टाइम भी पढ़ा था और फिर इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी करने का कोशिश किया था। तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में। और ऐसा ही एक कांट का भी स्टेटमेंट है कि जो भूगोल है वो समय का विज्ञान है और जो इतिहास है भूगोल स्थान का है, ज्योग्राफी है वो स्थान से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, और जो हिस्ट्री है वो टाइम से रिलेटेड है। तो ऐसे इन दोनों के स्टेटमेंट हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं ये। तो हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल। तो इस पर सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो किया हुआ है एस एम अली का। एस एम अली जो है एस मुजफ्फर अली, उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ पुराणास बुक लिखी थी और इसमें प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान जो है उसकी समीक्षा करी हुई है। उसमें जो प्राचीन समय था, पुराणों का समय था, उस टाइम जो पर्वत हैं, रिवर सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, उसका वर्णन है। और रीजनल ज्योग्राफी है, उसमें जो भारतवर्ष कहा गया है, भारतवर्ष और जो हिंदू कुश पर्वतमाला है उसका भी वर्णन है। पुरानी जो वितस्ता, झेलम जो नदियाँ हैं उनका वर्णन है। तो ये जब हमने इंडिया की एनिशिएंट ज्योग्राफी पढ़ी थी उस टाइम ये सारे द्वीप और ये जो रिवर सिस्टम है ये कवर किया था हमने। तो आप इसको फिर से देख सकते हो। तो इसका सोर्स क्या है, ऐतिहासिक जो भूगोल है इसको डिस्कवर करने में किसका योगदान है, एस एम अली का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी ऑफ पुराना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि ज्योग्राफी ऑफ पुराना जो बुक है वो किसके लिखी हुई है, तो एस एम अली, एस मुजफ्फर अली की लिखी हुई है। और इसमें जो प्राचीन द्वीप जो हैं, जम्बू द्वीप में भारत आता था, तो जम्बू द्वीप का वर्णन है, उसमें उसकी जो रिवर सिस्टम है जम्बू द्वीप की, रिवर सिस्टम, पर्वतमाला, और जो प्रादेशिक भूगोल जो है उसका वर्णन है, प्रादेशिक भूगोल का वर्णन है। तो ये आप ध्यान रखना। भारतवर्ष का जो एरिया है उसमें जैसे वर्तमान का भारत के साथ साथ ये जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है वो भी उसमें शामिल है, ये जो इधर वाला रीजन है ये, और नेपाल वाला रीजन जो है, ये पूरा जम्बू द्वीप का जो क्षेत्र है वो उसका वर्णन है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत के साथ साथ ये जो आसपास का क्षेत्र है पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन है उसमें। तो आसपास वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिंदू कुश, ये इधर वाली, इनका भी वर्णन है, हिमालय पर्वत का वर्णन है। तो बेसिकली क्या है, जो प्राचीन समय का जो भूगोल है उसका वर्णन है उसमें, जो एस एम अली की बुक है उसमें। तो भूगोल में वर्तमान भौगोलिक दशाओं का संदर्भ जो है या फिर जो अध्ययन है उसको इतिहास से जोड़कर किया जाना चाहिए। अगर हम इतिहास को समझ लेंगे तो हम जो कोई भी विषय वस्तु है उसका जो विकास क्रम है उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए इस पर जोर दिया गया कि जो अगर हम किसी विषय वस्तु का इतिहास देख लेते हैं तो उसका हम जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल में किन विद्वानों ने वर्क किया है, इंडिया में किन विद्वानों ने वर्क किया है और विदेशों में इसको किसने फेमस बनाया, तो उसके बारे में देखते हैं। संबंधित विचारक इंडिया में तो हो गए अपने एस एम अली, और राल्फ ब्राउन जो है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदेशों के बसाव की प्रक्रिया है, जो वर्तमान में जो प्रदेश है वो किस प्रकार से है और उससे पहले किस प्रकार से वहाँ जो प्रवास हुआ और फिर किस प्रकार का बसाव हुआ, तो उसके बारे में किसने अध्ययन किया, राल्फ ब्राउन ने। और जो ईस्ट नामक वैज्ञानिक है उन्होंने यूरोप में मानव भूगोल की रचना के सोपान बताए। इन्होंने भी यूरोप में जो अधिवास हैं, यूरोप में जो क्रांति हुई उससे पहले क्या किस प्रकार के अधिवास थे और उनके जो वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया उसके बाद वहाँ पर किस प्रकार के मानव अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। तो संस्कृति जो है यूरोप की अधिवास है उनका वर्णन किया था ईस्ट ने।
तो आपसे ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, पर ये आ सकता है कि अगर राल्फ ब्राउन और ईस्ट का अगर वर्क पूछा जाए, SM अली, तो ये कंटेम्प्रेरी जो ज्योग्राफी है, हिस्टोरिकल बनाम कंटेम्प्रेरी जो भूगोल है या ज्योग्राफी है, उसमें इनका द्वैतवाद में इनका योगदान है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम ऐतिहासिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र देखना चाहें कि हाँ ये इसका विषय क्षेत्र है और इस प्रकार का इसका नेचर है, तो उसमें हम किन किन कारकों का अध्ययन करेंगे। तो इतिहास में भौगोलिक कारकों की प्रक्रिया को देखेंगे कि वर्तमान में जो हम कोई परिदृश्य देख रहे हैं वो इतिहास में कैसा था, और इतिहास में भी उसके बनने में जो भौगोलिक कारक थे उनका क्या योगदान था। तो ये जो है ऐतिहासिक भूगोल है, ये जो ऐतिहासिक भूगोल है वो वर्तमान पीछे के समय में, जैसे 19वीं शताब्दी का अगर हम बात करें तो उस समय ये जो भूगोल है उसकी मुख्य शाखा थी, मतलब कि प्राचीन तथ्यों का अध्ययन करके वर्तमान में जो परिदृश्य है उसकी विस्तृत व्याख्या करना, ये इसका मेन फैक्ट था। और इसमें जो ऐतिहासिक भूगोलों में कारकों की व्याख्या है, इसमें विटल व ईस्ट का योगदान है, इन्होंने इस पर वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक दृश्य जगत का बदलता हुआ रूप। तो इसमें क्या है कि वर्तमान में जो हम कोई भी दृश्य देख रहे हैं तो उससे पहले उसका जो विकास हुआ, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता गया, तो उसका अध्ययन भी किया जाता है ऐतिहासिक भूगोल में। तो कि अगर हम कोई वर्तमान में परिदृश्य देख रहे हैं तो उसका विकास बहुत एक लंबे चरण के बाद हुआ है, तो उसमें बहुत सारी जो संस्कृति है उसका निरंतर उसमें परिवर्तन आते हुए उसका अध्ययन हुआ है। तो ये वाली संस्कृति नष्ट हुई या इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके फिर ये चरण आया, फिर ये चरण आया, इस प्रकार से उसका एक क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक स्वरूप है। तो वो बदलता हुआ स्वरूप है, तभी आज ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो हो पाया है। नेक्स्ट है कि भूतकालीन भूगोल की शाखाएँ। तो जिस प्रकार से हम आज जो अध्ययन करते हैं भूगोल का, उसमें हम देखते हैं कि कृषि भूगोल है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है। तो इसी प्रकार से जो ऐतिहासिक भूगोल के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं कि नहीं, वर्तमान परिदृश्य को देखने के लिए, समझने के लिए हमें इतिहास की समझ होनी चाहिए, तो उनका क्या कहना है कि जैसे हम आज का कृषि पैटर्न पढ़ते हैं तो उस हमें ये भी पता होना चाहिए कि पीछे के समय में, जैसे मध्यकालीन भारत का कृषि प्रारूप क्या था, या फिर आज़ादी से पहले के समय में कैसा प्रारूप था, और उससे भी प्राचीन समय में जाना चाहें तो उस समय कैसा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो पहले के, आज जो वर्तमान में जो शाखाएं हैं भूगोल की, उसी प्रकार से अगर ऐतिहासिक भूगोल में भी इन शाखाओं का वर्णन करें तो वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो भूतकालीन भूगोल की शाखाएं होनी चाहिए, जैसे कृषि भूगोल है उसका भी भूतकाल में जाके अध्ययन करें, औद्योगिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, सभी शाखाएं होनी चाहिए जो वर्तमान में जो है। तो बेसिकली हम सबको पता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। वर्तमान परिदृश्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको एज इट इज़ जो पीछे क्या था उसको रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी तर्कसंगत बात नहीं थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं कि काल अवधि के दौरान भौगोलिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए। तो इसमें जो भूगोलविद थे उनका क्या कहना था कि वर्तमान में जो हम क्षेत्र देख रहे हैं या स्थान देख रहे हैं तो उनका विकास किस प्रकार से हुआ। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि काल अवधि में क्या परिवर्तन हुए, कि वर्तमान में जो स्वरूप है वो कैसे विकसित हुए, इससे पहले क्या था। समय के साथ जो स्थान है उनकी जो अंतर क्रियाएँ हैं वो बदलती रहती है, उसका स्वरूप है वो बदलता रहता है। आगे जब हम फॉर्मल वर्सेस रीजनल साइट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो स्थान है उसको प्लास्टिक की भांति बताया गया है, कि जैसे प्लास्टिक होता है वो अपना, उसको किसी भी सांचे में डालो तो वो उस हिसाब से अपना आकार है वो छोटा बड़ा से कोड लेता है। तो इसी प्रकार से जो स्थान है वो भी अंतर क्रियाओं के हिसाब से, या टेक्निक जो है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो स्थान है वो समय के हिसाब से अपना जो स्थान है उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो प्लास्टिक की भांति बताया गया है स्थान को। तो ये हम उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये चारों ऐतिहासिक भूगोल को समझने के लिए हमने उसके 4 जो कारक हैं वो बताए हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका विषय क्षेत्र कैसा है। तो भौगोलिक कारकों की प्रक्रिया, सांस्कृतिक दृश्य जगत का जो स्वरूप है वो लगातार बदलता आ रहा है, और जो भूतकालीन भूगोल जो है उसकी भी हम शाखाएं बनाए उसको डिटेल में स्टडी करें, ऐसा भी ऐतिहासिक भूगोल के समर्थकों का मानना था। और काल अवधि के दौरान भूगोल में क्या परिवर्तन हुए उसका भी हम अध्ययन करें। तो ये जो ऐतिहासिक भूगोल है उसकी नेचर है बताई गई है, इसमें कारक बताए गए उसको प्रभावित करने वाले किन कारकों का अध्ययन किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल जो है उसके बारे में पुरानाज, द ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज में बताया है सिमली ने, और उसमें क्या बताया गया है कि ऐतिहासिक कारक जो हैं वो भौगोलिक कारक हैं वर्तमान के, उन पर क्या प्रभाव डालते हैं, या फिर जो प्राचीन समय का अगर उसमें अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भी जो भौगोलिक कारक हैं वो किस प्रकार से महत्ता रखते थे अपनी, तो वो बताया गया है। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जैसे कि सांस्कृतिक कारक हैं, कल्चरल लैंडस्केप है, जो अपन सांस्कृतिक भूदृश्य देख रहे हैं उस पर भूगोल का क्या प्रभाव है। जैसे कि प्राचीन समय में घरों के कैसे प्रारूप होते थे, नगरों की बसावट और वस्त्र, खेतों की आकृतियाँ किस प्रकार से होती थी। तो अगर हम प्राचीन वाले का अध्ययन कर लेंगे तो वर्तमान वाले को समझने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये इनका ऐसा बेसिक कंसेप्ट था कि प्राचीन को समझकर वर्तमान को समझा जाए।
तो इसमें एग्जाम्पल लिया इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता का, कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो दजला फरात घाटी में फली फूली। और जो अब देखिए मेसोपोटामिया अभी भी हमें पता है कि ये एक प्लेन है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई। तो सबसे पहले ये सभ्यता विकसित हुई, फिर उसका विकास करके फिर जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उनका निर्माण हुआ। तो किस लिए हुआ? क्योंकि वहाँ पर अच्छी जलवायु दशाएँ थी, पानी भी पर्याप्त था और कृषि के लिए पर्याप्त दशाएँ उपलब्ध थी। तो इस प्रकार से वर्तमान में भी वो क्षेत्र बसाव योग्य है। तो इसका हम इतिहास से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो कि हमें वहाँ जो भी अब मिलते हैं उसकी खुदाई में जो स्नानागार मिलते हैं, हवन कुंड मिलते हैं, तो वहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य की हमें वहाँ से जानकारी होती है। तो कि अगर हम ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो जो सांस्कृतिक कारक हैं इतिहास वाले उनका भी हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, ये यहाँ कहना चाह रहा है। तो सांस्कृतिक परिदृश्य को देखने में भी ऐतिहासिक भूगोल है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपको इस जो स्टेटमेंट है ऐतिहासिक भूगोल वाला और जो सांस्कृतिक परिदृश्य का जो समझाया उसमें आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट इसी को और एग्जाम्पल के थ्रू ये स्पष्ट करने के लिए बताए गए हैं कि सिंधु सभ्यता में जैसे कालीबंगा है, वहाँ पर कपास की खेती के प्रमाण मिले और वहाँ पर जलवायु किस प्रकार की थी इसका भी प्रमाण मिला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सांस्कृतिक परिदृश्य से रिलेटेड है। और पीछे के समय में भूगोल कैसा था उसकी पुनर्रचना करें हम, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और सामाजिक भूगोल, कृषि भूगोल का अध्ययन करें तो हम वर्तमान समय के भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। और ऐतिहासिक भूगोल और जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें यह भी है कि समय के बदलाव में भौगोलिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए, जलवायु परिवर्तन कैसे हुए, वनस्पति और जीव जंतुओं का वितरण है, जो वर्तमान जो प्रारूप है और जो पीछे का प्रारूप कैसा है, और जो वर्तमान में जनसंख्या संकेंद्रण है उसकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या नेचर है, तो उसका अध्ययन में भी अपने को ये सहायता करेगा। तो ये जो द्वैतवाद है ये भी वर्तमान वाले भूगोल को और क्लेरिफाई करने में और स्पष्टीकरण देने में इसका योगदान है। तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी हम देखेंगे तो उसमें एक आलोचना भी होगी उसकी। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल से थ्रू बताया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐतिहासिक भूगोल एवं समकालीन भूगोल जो है वो क्या है कि भूगोल की यथार्थता को खोजने की प्रक्रिया है और असल में एक दूसरे से संबद्ध है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए बताए गए हैं कि अगर हमें भारत की वर्तमान कृषि जो है, वर्तमान कृषि प्रारूप है, अगर उसको समझना है, जैसे कि पंजाब की जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो सर्वाधिक है, उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, यूपी में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो बोया जाता है तो वहाँ पर जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो वहाँ का ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल का भी ज़्यादा है, उपजाऊ क्षेत्र है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्तमान कृषि को समझने के लिए उससे पहले के समय में क्या सुधार किए गए थे हमें उनको समझना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जो मध्यकालीन का जो अपना कृषि प्रारूप था उसको समझेंगे, उससे भी पहले क्या प्राचीन दशाएं थी कृषि की तो उसको हम समझेंगे, उसमें फिर किस प्रकार से सुधार हैं वो लाए गए, अगर उनको हम समझ लेंगे तो वर्तमान का जो प्रारूप है उसको हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से जो समकालीन भूगोल है उसको समझाया जा सकता है। ये द्वंद्व न होकर एक सहायक भूगोल के रूप में है। ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन हमें इसी लिमिट के माध्यम से करना चाहिए कि ऐतिहासिक भूगोल जो है वो समकालीन भूगोल को समझने के लिए ज़रूरी है, न कि हम उसमें एक खाई बना दें, बिल्कुल अलग अलग कर दें कि ऐतिहासिक भूगोल बिल्कुल अलग है। हम सारे जो भी वर्तमान में हम जो भी भूगोल की शाखाएँ पढ़ रहे हैं उन सब का, सामाजिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, परिवहन है, उस सब का अध्ययन फिर से भूतकाल में जाकर इतिहास की दृष्टि से अध्ययन करें तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं होगा। तो इसकी आलोचना में हम देखेंगे तो क्या है कि आलोचना हमें किसी भी जो सब्जेक्ट है उसकी कोई भी विषय वस्तु है उसकी आलोचना हमें पता होना चाहिए। अगर आलोचना पता होगा, हम उसकी आलोचना अगर अच्छे से कर पाएंगे तो वो कंसेप्ट है वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आलोचना में देखते हैं, इसकी आलोचना में मैकिंडर ने भी कहा था, इसकी आलोचना में मैकिंडर का भी स्टेटमेंट आता है और यहाँ हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जो ऐतिहासिक भूगोल और जो कंटेम्प्रेरी या समकालीन भूगोल जो है उसमें जो शोध का विषय है वो कल और आज यानी कि पास्ट और प्रेजेंट न होकर पूरे जो समग्रता है किसी भी क्षेत्र की या विषय वस्तु की समग्रता या संपूर्णता में जानने का है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में एक द्वंद्व चलता रहे कि नहीं ये पास्ट का सब्जेक्ट है या ये पास्ट का विषय वस्तु है और ये वर्तमान के समय की विषय वस्तु, ऐसा नहीं होकर उसको हम क्या करें उसकी टोटलिटी में जाने। और इसके लिए हमें
इस टोटलिटी को या इस समग्रता को जानने के लिए अगर हमें इतिहास में भी झांकना पड़े तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कि अगर हमें वर्तमान जो स्थितियाँ उनको समझना है, उसको समग्रता संपूर्णता को जानना है, तो उसके इतिहास को भी अगर हम उसके बारे में कुछ रिव्यू करें या फिर उसके कुछ जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करें, उनका सहारा लें, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो इसका सार क्या निकलता है कि अतः कल का भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और आज का समकालीन भूगोल, कंटेम्प्रेरी भूगोल या ज्योग्राफी है, वो कोई दो अलग अलग विषय न होकर अपनी समग्रता में घटित विज्ञान है। तो ये द्वंद्ववाद हमने पढ़ लिया। द्वंद्ववाद का मतलब यही होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को उसकी समग्रता में जानकर वैज्ञानिक या थिंकर जो है वो उसके दो भाग बना लेते हैं और फिर अपने अपने जो फील्ड वर्क है उसको उसी के अंदर केंद्रित करके, इसकी समग्रता में केंद्रित न करके इसके जो खंड किए हैं उनको एक मेजर अप्रोच लेते हुए फिर वो उस पर अध्ययन करते हैं। तो ऐसे एक खाई बनती जाती है और उसमें द्विभागीकरण या नींव डल जाती है, इसकी द्विभागीकरण की नींव डल जाती है। पर इसका अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना है तो हमें उसकी टोटलिटी में या फिर उसकी जो समग्रता है उसी में उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आपने इन तीनों जो द्वैतवाद हैं, डिकोटोमी, इनको पढ़ लिया और आपको अच्छे से समझ में आए, न कि आप सिर्फ रटते रहो कि क्या होता है ऐतिहासिक बनाम समकालीन, क्या होता है भौतिक बनाम मानव, क्या होता है सामान्य वर्सेस विशिष्ट, क्या होता है। तो सिर्फ शब्दों को याद नहीं रखना है, उनमें उनका जो अर्थ है उसको भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप आप लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपने, और आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सभी का जवाब दे पाऊँ, और अपना जो मोटिव है पढ़ने का वो यही है कि उस टॉपिक की डेप्थ में हम जा पाएँ और अपन जो कॉलेज लेक्चरर है या यूपीएससी ऑप्शनल के लिए इस पेपर को अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो आप अपने दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करनी है, आपको देखना है कि अगर आपको जो सिर्फ और सिर्फ नेट की तैयारी करनी है तो आपके लिए सिर्फ ऊपर ऊपर का जो है कि हाँ ऐतिहासिक बनाम जो समकालीन भूगोल है इसमें किसका वर्क आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज और हेरोडोटस है उनको ही जानना है। और अगर आप इसको यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी के हिसाब से तैयार कर रहे हो या फिर कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से तैयार कर रहे हो ताकि आपको कोई और बुक नहीं देखनी पड़े, तो उसके लिए आपको ये सारा आप डिटेल में देख सकते हो। तो नेट में सिर्फ आपके इतना ही आएगा, आप इसको अच्छे से देख लेना कि हेरोडोटस जो है उनका एक ये स्टेटमेंट है और SM अली जो है इन्होंने पुराणों की समीक्षा करने का प्रयास किया था, ये इनकी बुक है। तो इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता इसमें। और अगर इसमें आप जाना चाहो तो मैकिंडर का स्टेटमेंट है, और इसको जैसे राल्फ ब्राउन ईस्ट, तो आप अगर आप ऑप्शनल में पेपर में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आपको इन सब का उल्लेख करना होता है। तो आप देख लीजिए आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो अच्छे से व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने अध्ययन को और अच्छी तैयारी कीजिए, लगे रहिए। आपका दिन शुभ हो।